हाय एवरीवन, तो जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के एडवांस्ड के पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि अब तक अगर आपने अपने मोबाइल में या सिस्टम में JEE-1 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इसको जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पहुंच सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के सवाल। जेई एडवांस 2020 के अंदर ये सवाल आयोनिक इक्विलिब्रियम में से आया है। वैसे 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। 5 ml of 0.10 m oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below for 5 experiments. What is the concentration in molarity of the NaOH solution? तो अब यहाँ देखिए, बेसिकली 0.5 मिली मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को एक कॉनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क जिसको बोलते हैं, उसमें लिया गया है और उसका टाइट्रेशन हमने NaOH से करवाया है। तो NaOH से जब हम टाइट्रेशन कराते हैं, मतलब कि ब्यूरेट के अंदर से NaOH ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमारे कोनिकल फ्लास्क में आता है, जिसका की मोलारिटी अननोन है और वही हमें पता लगाना है। लेकिन अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर, फिनोल्फ्थेलिन को इंडिकेटर यूज करते हुए जो पिंक कलर की अपीयरेंस आती है ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दर्शाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हम क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे कहते हैं ना कि मतलब एसिड और बेस के सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगने वाला है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ हमको 5 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, जहां पहले एक्सपेरिमेंट में 12.5 ml NaOH यूज हुआ है, सेकेंड में 10.5 ml हुआ है, थर्ड में 9.0 हुआ है, फोर्थ में 9.0 हुआ है, फिफ्थ में 9.0 हुआ है। तो जो हमारी ट्रू रीडिंग आती है वो यहाँ से आती है कि सबसे ज्यादा जो रीडिंग रिपीट होती है वहां से हम वैल्यू लेते हैं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस टू द अबव टाइट्रेशन, इस टाइट्रेशन में हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है। इधर देखिए, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 5 ml लिया है, ठीक है। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी कितनी है? 0.10 m है, और ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर होता है 2। इसको इक्वेट करेंगे NaOH की अननोन मोलारिटी इनटू उसका वॉल्यूम 9 ml हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बिकॉज वही वो वॉल्यूम है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, और जो n फैक्टर होता है वो इसका होता है 1। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेट करें आपस में, तो जो मोलारिटी निकल करके आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, तो 1/9 आ जाएगी। तो 1/9 जो मोलारिटी है वो 0.11 m सॉल्यूशन जो है वो यहाँ निकल करके हमारा आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यही चीज इस क्वेश्चन में हमसे पूछी थी। जेई एडवांस 2020 में आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये सवाल देखते हैं जरा। अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 m ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HA। द वेरिएशन ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ HA एडेड is shown in the figure below. What is the pKb of the base? यहाँ हमको ना बेसिकली ग्राफ दिया गया है जिसमें pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HA दे रखा है, और ये एक नॉर्मल टाइट्रेशन है जो कि हम किसकी कर रहे हैं? बेस की कर रहे हैं, एसिड से, इसीलिए ये जो pH इंक्रीज हो रहा है। टाइट्रेशन कर्व को देखते हुए ये साफ पता लग रहा है कि 6 ml पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जबकि ये जो आपका बफर रीजन होता है जहां पे pH चेंज नहीं होता है, इसमें बेस्ट बफर यहाँ बनेगा 3 ml पे। ठीक है, और इस पे जो pH है वो हमको 11 दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भले ही एडवांस का सवाल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। इस ग्राफ को जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है उसी से इसका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता लग रहा है हाइड्रोलिसिस 6 ml ऑफ HA से हो रही है, और ये आपका बफर रीजन है जहां पे आपका जो बेस्ट बफर बन रहा है वो बन रहा है 3 ml डालने से। और इस वक्त जो pH निकल करके आ रहा है, pH ऑफ बेस्ट बफर जो निकल करके आ रहा है, बेस्ट बफर वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। देयरफॉर POH कितना हो जाएगा? POH हो जाएगा 3।
अब हम बफर का, जो कि ये वाला जो बफर है बेसिक बफर, इसके अंदर हम इसका फॉर्मूला यूज क्या करते हैं पीओएच का। पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर बेस्ट बफर जो पीएच होता है वो पीकेबी के बराबर होता है। अब एज वी नो कि हमारा जो यहाँ पे पीओएच आएगा, पीएच नहीं पीओएच आएगा, हमारा जो पीओएच है वो तो 3 है, पीओएच की वैल्यू 3 आई है, तो सिंस पीओएच की वैल्यू 3 है, सिंस पीओएच इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर पीकेबी इज आल्सो इक्वल्स टू 3। अब देखो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीकेबी ऑफ द बेस, तो वैल्यू ऑफ पीकेबी ऑफ द बेस इज 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि पीकेबी भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज आपका पीओएच 3 है। ठीक है, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन था इसमें और कुछ भी नहीं था। जेईई एडवांस 2020 के अंदर एक और सवाल जो है उसको हम अच्छे से देखते हैं। An identified solution of 0.05 m Zn2 plus is saturated with 0.1 m H2S। कहता है कि एक ऐसा एसिडिफाइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 m है ना, और उसको 0.1 m H2S के साथ में सैचुरेट किया गया है। वो क्या मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ की जरूरी होगी, रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें ZnS का, जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन। तो ये कौन सा टॉपिक उठ करके आया है, ये बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से सवाल निकल करके आया है। तो इसके लिए हमें कौन सा फंडा यूज करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जरा एक बार स्टार्ट करते हैं सवाल को। अगर मैं ZnS का डिसोसिएशन करवाऊं तो ये टूटेगा Zn2+ में और S2- में। ठीक है, इसके लिए अगर हम KSP का एक्सप्रेशन बनाते हैं तो KSP की सबसे पहले तो वैल्यू देख लेते हैं। 1.25 है, 125 है, 1.25 है, 1.25 इंटू 10 की पावर -22, जो कि आएगी जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस KSP वैल्यू, KSP यानी कि solubility product is the product of ionic concentration of a sparingly soluble salt। जिन पर्टिकुलर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ये KSP है, अगर ये KSP से वैल्यू QSP की ज्यादा आती है तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और कम आती है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो KSP आपको किस चीज का इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जिसके अबव प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये KSP का फंडा होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन डाल देंगे 1.25 इंटू 10 की पावर -22 इज इक्वल्स टू जिंक कितना है, 0.05 है। ठीक है, और सल्फाइड आयन की वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे जहां पे प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो सकता है या फिर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो क्रिटिकल वैल्यू तो वही होगी ना, क्रिटिकल वैल्यू तो वही होगी जहां पे उसको हम बोल सकते हैं कि भैया इस वैल्यू के ऊपर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस वैल्यू के नीचे प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सल्फाइड आयन की वो क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन टू प्रिवेंट ऑब्लिक स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं अभी। तो ये कितनी आ रही है देखिए, सल्फाइड आयन इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 की पावर -22 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -22 होगा क्या ये, क्योंकि 50 50 और 25, तो ये हो जाएगा 25। अगर डायरेक्ट ही काट लेते हैं इसको, 1.25 को 5 से डिवाइड करते तो सीधा ही आ जाता 25 इंटू 10 की पावर -22। ये सल्फाइड आयन का हमारा वैल्यू आया, मतलब सल्फाइड आयन की वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जिसपे प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट या प्रिवेंट किया जा सकता है, वो वैल्यू आ रही है 25 इंटू 10 की पावर -22। नाउ अब वो कह रहा है कि बेसिकली H+ कितना चाहिए टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन। तो आपको सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन से नीचे रखनी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो H+ के लिए इसने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला किरदार जो है ये पिक्चर में आता है। तो जरा इसको डिसोसिएट करवाते हैं। H2S डिसोसिएट होगा किसमें,
2H प्लस में और S2 माइनस में, ठीक है, 2H प्लस और S2 माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। अब इसके लिए अगर हमने ये जो नेट इसने डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर H2S ये क्या बताएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S की कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इसमें डेटा फीड कर लेते हैं, इसमें डेटा फीड कर लेते हैं, इधर ही एक बारी कर लेते हैं, एम्प्लाइज इधर आते हैं जरा। कितना दे रखा है के नेट की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 21 इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालनी है, सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन हमें पता है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 22 है ना, डिवाइडेड बाय इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, लेट अस जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ रही है वो आ रही है आपकी 0.2 m, 1/5 यानी कि 0.2 m। इसका मतलब H प्लस 0.2 m जब तक नहीं होगा, अगर आप H प्लस को क्या रखेंगे, इससे कम रखेंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन को एसिडिफाई करना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, हो सकता है आपने ये ऐसा सॉल्यूशन कहीं और भी देखा हो, पर आप इस सवाल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं थोड़ी सी और इन डेप्थ फीलिंग देने के लिए एक और चीज यहाँ पे एड ऑन करनी चाहूंगी कि सपोज इस सॉल्यूशन को एसिडिफाई ना किया जाता तो क्या होता, एंड व्हाई डिड वी यूज द वर्ड प्रिवेंट इन दिस, ये क्यों यूज हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक और फीलिंग देना चाहूंगी, क्योंकि हम आंसर तो निकाल चुके हैं कि H प्लस की वो क्या कॉन्सेंट्रेशन है, बट स्टिल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सपोज हम इसको एसिडिफाई नहीं करते तो क्या होता। तो यहाँ एक बारी फिर मैं H2S को डिसोसिएट करती हूँ 2H प्लस में और सल्फाइड आयन में, ठीक है। आपको ही पता है कि H2S का जितना भी लाइक S होता है तो ये 2S या S जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी छोड़ो X मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये कोई सॉल्ट नहीं है। तो अगर मैं इसको कितना मानूं, अगर H2S का X अमाउंट डिसोसिएट होता है तो ये 2X बनता है और ये X बनता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट K नेट फॉर H2S, ठीक है, ये कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 21, जो हो जाएगा 2X का स्क्वायर इंटू X अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अपन X निकाल लेते हैं, तो ये जो X निकल करके आ रहा है ये आ रहा है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अप्रॉक्स। ये जो X आप निकालेंगे, क्योंकि 2X क्यूब जो है वो 10 की पावर माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 1/2 को इधर ले जाएंगे 1/4 को, तो ये हो जाएगा अराउंड इतना, मतलब समवेयर अराउंड इतना, ठीक है। 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब जरा अपन ये देखें कि यार आपका जो 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कॉन्सेंट्रेशन आई है सल्फाइड आयन की, अगर आप इसको एसिडिफाई ना करते तो इतना सल्फाइड आयन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता। और ये जो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप जो क्रिटिकल वैल्यू निकाल के लाए हैं KSP से कि सल्फाइड आयन की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 25 इंटू 10 की पावर माइनस 22, इससे ऊपर का सल्फाइड आयन तो प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो भाई H2S की वजह से उससे काफी ज्यादा सल्फाइड आयन है, जितना अलाउड कंसेंट्रेशन था या क्रिटिकल कंसेंट्रेशन था फॉर प्रेसिपिटेशन टू स्टार्ट, दैट वाज जस्ट 25 इंटू 10 की पावर minus 22, and due to the presence of 0.1 H2S it already provided sulfide ion concentration 3.7 into 10 की पावर minus 8। ये मैंने रफ वैल्यू निकाली है, एग्जैक्ट नहीं निकाली है, बट पावर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसका मतलब इन परिस्थितियों में तो आपका जो ZNS है वो प्रेसिपिटेट होगा ही होगा। आपने इतना सल्फाइड आयन दे दिया है इसको, अब क्या करना है, सल्फाइड आयन को नीचे लाना है। तो सल्फाइड आयन को नीचे लाने के लिए, सल्फाइड आयन को नीचे लाने के लिए इस इक्विलिब्रिया को पीछे भेजना पड़ेगा। लीच एटलियस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कोई ना कोई चीज कॉमन कर दो, जैसे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन समहाउ बढ़ा दो, तो फिर ये इक्विलिब्रिया लीच एटलियस प्रिंसिपल के आधार पे कॉमन एंड इफेक्ट के बेसिस पे पीछे जाएगा। तो वही तो आप कर रहे हो, और वही तो वो इस सवाल में पूछ रहा है कि H प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन हम डालें। देखो उसने ही पूछा व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, H प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन डालें। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डालने से क्या होगा, इक्विलिब्रिया पीछे जाएगा लीच एटलियस प्रिंसिपल की वजह से H2S का। तो H प्लस की कितनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन डालें कि ZNS का प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो सके। तो वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 0.1 m H2S की प्रेजेंस में सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन वाज मच मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू।
तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, एसिडिफिकेशन करना पड़ा, और एसिडिफिकेशन से कॉमन एन इफेक्ट से ये वापस से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में गया और सल्फाइड आयन नीचे आया। तो वो कितना चाहिए, वो 0.2 m चाहिए। तो हमारा आंसर तो फिलहाल ये है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा क्लैरिटी दिया है कि इसने प्रिवेंट वर्ड जो है वो क्यों यूज किया है। चलिए जेईई एडवांस 2022 का ये सवाल देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड Na2SO4 इन अ सॉल्यूशन इज 1m एंड 1.8 इंटू 10 की पावर -2m। अब देखिए ये एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 कितना प्रेजेंट है, 1m प्रेजेंट है, और Na2SO4 कितना है, 1.8 इंटू 10 के पावर -2m प्रेजेंट है। हम जानते हैं H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड होता है, ठीक है, 2 बार ये आयोनाइज हो सकता है, मतलब H2SO4 का जब पहला आयोनाइजेशन होगा तो ये होगा H+ और SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस नहीं, HSO4 माइनस में, और फिर जब HSO4 माइनस का फिर से आयोनाइजेशन होगा तो फिर से H+ और इस बार SO4 2 माइनस निकलेगा, ठीक है। अब इस सवाल को आगे रीड करते हैं। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन द सेम सॉल्यूशन इज इतना, द वैल्यू ऑफ y इज, मतलब बेसिकली वो लेड सल्फेट का इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है अपन से, ठीक है। और यहाँ हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, लेड सल्फेट का KSP तो देना ही था इसको। फॉर H2SO4 Ki बहुत ज्यादा है ना, और Ka2 मतलब Ka1 बहुत ज्यादा है, और Ka2 दे रखा है, Ka1 दे भी नहीं रखा और बोल रखा है बहुत ज्यादा। Ka1 बहुत ज्यादा का मतलब है कि ये तो पूरा ही आएगा इधर। लेट अस से कि अगर ये 1m है ना, अगर ये 1m है तो ये भी 1m बन गया और ये भी 1m बन गया। ये है Ka1 बहुत ज्यादा का मीनिंग जो दे रखा है ना इसने, Ka वेरी लार्ज, Ka1 इज वेरी लार्ज, तो ये पूरा ही इधर आ गया। ये पूरा इधर आ गया तो आपका जो HSO4 माइनस है वो 1m से शुरुआत हुआ, ठीक है, 1m से शुरुआत हो। अब इसने कितना H+ दिया, मान लो कि X दे दिया, लेकिन 1m तो ऑलरेडी इस सॉल्यूशन में फर्स्ट लेवल ऑफ डिसोसिएशन की वजह से था, मतलब जब H2SO4 पहली बार H+ दे रहा था तब उसकी वजह से 1m तो ऑलरेडी था, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1m + x, ठीक है, और सल्फेट आयन कितना आएगा, x। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसका सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डिकोड हो सकती है। तो Ka2 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1m + x है, ये 1m + x। अब एक बात सोचने वाली है कि Ka1 तो बहुत ज्यादा बोल रखा है, और Ka2 जो है वो आप देख सकते हैं कि कम है, काफी कम है, नेग्लिजिबल है। Ka1 को ऑलरेडी इन्होंने वेरी लार्ज बताया। तो अगर ये वेरी लार्ज है तो फर्स्ट लेवल पे जितना H+ आएगा जो कि 1m है, उसके सामने x को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा कि 1x/1, ये मेरा एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि सल्फेट आयन जो कंसंट्रेशन है वो होनी कितनी चाहिए, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन जो होनी कितनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1.2 इंटू 10 की पावर -2। अब ये मैंने जो अब तक सॉल्व किया है वो इट शुड हैपन, इट इज सपोज टू हैपन। तो ये आपका सपोज टू हैपन कैटेगरी का मैंने काम किया कि यार ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे। बट एक बारी और मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि अब इस सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ H2SO4 और H2SO4 का ही डेटा लिया, इसके अलावा मैंने Na2SO4 या PbSO4 का कोई डेटा कंसीडर नहीं किया, मतलब दिस इज सपोज टू हैपन इन द सॉल्यूशन। बट सिंस Na2SO4 इज आल्सो प्रेजेंट, तो एक बार हम इसका वापस से लिखते हैं। What actually happens is HSO4 डिसोसिएट हो रहा है और वो क्या बना रहा है, H+ बना रहा है और SO4 2 माइनस बना रहा है, ठीक है। अब सल्फेट आयन कितना प्रेजेंट होना चाहिए था, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन ये पूरा डिसोसिएट होगा और ये HSO4 माइनस तो आपका 1 है ही और H+ 1 है ही, ये दोनों तो 1m है ही। सल्फेट आयन जो कंसंट्रेशन है जरा देखो कितनी है, सल्फेट आयन Na2SO4 भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो Na2SO4 भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -2m है, जो कि ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, 1.2 से 1.8 काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रिया पीछे शिफ्ट होगा, the equilibria will be shifted backwards since the sulfate ion concentration is more than what it's supposed to be, ठीक है। the equilibria मैं यहाँ लिख देती हूँ, the equilibrium will shift backward because sulfate ion concentration is more than
what it supposed to be। ठीक है, जितनी होनी चाहिए थी एज पर H2SO4 के इक्विलिब्रियम को सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे ज्यादा है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि अगर ज्यादा है तो इक्विलिब्रिया जो है वो पीछे शिफ्ट होगा। अब पीछे शिफ्ट होगा तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। तो 1.8 इंटू 10 की पावर -2 में से x चला जाएगा। ठीक है, और इस 1 में से भी x चला जाएगा और इस 1 में x बन जाएगा। तो अब जो एक्सप्रेशन हमारा निकल कर क्या आएगा, वो क्या आएगा, Ka2 की वैल्यू कितनी आ रही है, Ka2 आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, अब 1 के सामने x को तो आप इग्नोर करो क्योंकि 1 ये तो पहले से 1.8 इंटू 10 की पावर -2 खुद ही कम है, और फिर उसका सब उस कम में से भी और कम निकल रहा है। तो ये जो और कम की वैल्यू यानी कि जो x है वो 1 के सामने नेग्लिजिबल है। तो लेट अस जस्ट इग्नोर दिस x 1 के सामने, 1 के कंपैरिजन में इग्नोर करते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बना, दिस इज इक्वल्स टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1, सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1.8 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x अपॉन यहाँ पे ये 1। अब ये 1 तो फिर कैंसिल हो गया। तो हमें वो बेवकूफ़ी नहीं करने की, पहले हम x निकालेंगे और फिर x डालेंगे ले दे करके। ये क्या चीज़ है, ये सल्फेट आयन कंसंट्रेशन है। ये क्या चीज़ है, 1.8 इंटू 10 की पावर -2 क्या है, सल्फेट आयन की वो कंसंट्रेशन है जो रियलिटी में है, जबकि हम ये बोल रहे थे कि होनी चाहिए थी ये H2SO4 के सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखते हुए सल्फेट आयन की दिस कॉन्सेंट्रेशन वाज एक्सपेक्टेड। बट हम ये देख रहे हैं कि Na2SO4 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा नया एक्सप्रेशन बना। तो ये जो चीज है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली ही सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन है तो फिर ये जो 1.8 इंटू 10 की पावर -2 1.8 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x विच इज अ सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन, रियल सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन हैज दिस वैल्यू, बिकॉज 1 से 1 तो कट जाएगा ना, मतलब 1 से 1 तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन इसमें कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 ओनली, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही है। ठीक है, यहाँ हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम आगे बढ़ेंगे। मूविंग अहेड, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें अल्टीमेटली इसने पूछा है कि मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन द सेम सॉल्यूशन इज x इंटू 10 की पावर -y। तो अब KSP की बारी आ गई फॉर PbSO4। तो PbSO4 को हम करेंगे आयोनाइज, तो Pb+2 प्लस सल्फेट आयन यहाँ पे आएगा। ठीक है, Pb+2 एंड सल्फेट आयन यहाँ पे आएगा। और अब क्या करना है अपने को, KSP की वैल्यू लिखनी है। KSP कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इज इक्वल टू लेड की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है विच इज S, विच इज आवर आंसर, और सल्फेट आयन यहाँ से डालेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से फिर हमारा जो S आएगा वो कितना आएगा, S इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.2, ये तो आपका इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 की पावर -6। तो अब ये क्या चीज बोल रहा है, ये तो ये कह रहा है कि ये पावर निकालो जिसमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना, मतलब इट शुड बी 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अब ये तो ऑलरेडी हमारा इंटीजर आ ही रहा है, 1.6 डिवाइडेड, मतलब डेसिमल एक नंबर के बाद लगना चाहिए, वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो 1.6 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो अपने आप में ये चीज हो गई, x हो गया। तो ये तो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.2 जो है वो हमारा x है। 4/3 क्या चीज है, x है। ठीक है, 4/3 x है, लेकिन हमसे इसने सवाल में क्या पूछा है, y पूछा है। तो y क्या है, पावर है, पावर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने H2SO4 का फर्स्ट डिसोसिएशन कराया और कॉन्सेंट्रेशन 1m थी, और Ka को देखा कि वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा Ka को देखते हुए हमने कहा कि ये 1m जो था पूरा H+ और HSO4 में टूट गया। यहाँ से हम सेकेंड टाइम HSO4 माइनस इधर से ले आए 1m, और जब इसको डिसोसिएट कराया तो हमने कहा कि 1m H+ तो कॉमन है और 1m बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन भी है, तो उसके सामने जो x कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सेकेंड लेवल ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए और सल्फेट आयन भी x हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का अपन ने एक एक्सप्रेशन बनाया एंड वी गॉट टू नो कि यार सल्फेट आयन इस सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए था। उसके बाद हम Na2SO4 को पिक्चर में लेके आए और हमने कहा यार Na2SO4 ऑलरेडी सल्फेट आयन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1.8 इंटू 10 की पावर -2,
ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए थी 1.2 इंटू 10 की पावर -2 उससे ज़्यादा है, और सल्फेट आयन क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा था, तो इक्विलिब्रिया जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, पीछे चला गया। पीछे गया तो इसमें से कुछ माइनस हो गया, इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें ऐड हो गया। अब क्योंकि 1 के सामने ये वैल्यू बहुत छोटी थी और इस छोटी में से भी बहुत छोटी डिसोसिएट होगी, तो मैंने दोनों बार फिर से नेग्लेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने नेग्लेक्ट किया तो मेरा जो नया ये वापस से जब मैंने Ka2 का एक्सप्रेशन बनाया तो मुझे पता लगा कि यार सल्फेट आयन कंसंट्रेशन जो कि इस सॉल्यूशन में है वो 1.2 इंटू 10 की पावर -2। ये मैंने बहुत इजी सॉल्यूशन दिया है। इसका सॉल्यूशन बाकी की जगह कहीं भी तुम देखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, जबकि इसमें बहुत सिंपली आंसर आ जाता है कि भैया ये सल्फेट आयन कंसंट्रेशन पता लग गई। अब सल्फेट पता लग गई तो आपको तो फिर लेड निकालनी है और लेड आयन कंसंट्रेशन आई जाएगी KSP के थ्रू। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा दिया अपन ने, बहुत क्विक सॉल्यूशन दिया है। अब JEE एडवांस 2023 का जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। On decreasing the pH from 7 to 2, the solubility of sparingly soluble salt of a weak acid HX increased from 10 की पावर -4 to 10 की पावर -3 pKa का हमको निकालना है। बड़ा प्यारा सवाल है। हम पहले pH था 7, जब pH 7 था तो it was a neutral solution, ठीक है। जब pH 7 था इट वॉज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, और इस pH पे हम MX का जो डिसोसिएशन करवा रहे हैं, ये MX हमारा डिसोसिएट हो रहा है M प्लस और X माइनस में। कह रहे सॉल्युबिलिटी इस समय पे इनिशियली कह रहे हैं 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 बढ़ गई। इसका मतलब 7 pH पे 10 की पावर -4 थी, तो अगर यहाँ पे ये 10 की पावर -4 थी तो ये भी 10 की पावर -4 हुआ होगा। इससे हमको क्या पता लग जाएगा, इससे हमको पता लग जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 यानी कि 10 की पावर -8। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल करके आई है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कि एक कांस्टेंट होता है, वो हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया था बट हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का तो पता लग गया, अब हम करेंगे क्या उसका। कहते हैं जब pH कितनी हो गई, एट pH 2 का मतलब है आपने कोई ना कोई एसिड ऐड किया। इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आप pH 2 बोल रहे हैं तो इसमें आपने एसिड ऐड किया। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो गई, एसिडिक सॉल्यूशन कर दिया आपने। pH 2 का मतलब है आपने एसिडिक सॉल्यूशन कर दिया, जहां H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -2 है। बहुत सिंपल सी चीज है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आपने 10 की पावर -2 करी। ऐसे में आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़कर के 10 की पावर -3 मोल हो गई। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ के 10 की पावर -3 मोल हो गई। तो अगर सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -3 हो गई है तो मैं एक बारी और MX को डिसोसिएट करूंगी, और अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है, इसका मतलब और MX खुला है। मतलब जो आपने एसिड डाला तो एसिड डालने का प्रभाव ये हुआ कि MX का डिसोसिएशन और बढ़ा, तभी तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ी और MX जो है वो खुला। खुल करके कितना हुआ, खुल करके हुआ 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3। भाई अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ के 10 की पावर -3 होंगी तो दोनों ही 10 की पावर -3 हो जाएंगे ना। बट एक प्रॉब्लम है, KSP जो कि 10 की पावर -8 आया है वो एक कांस्टेंट है और KSP अपने आप को मेंटेन करेगा। तो यदि ये तो होना चाहिए था 10 की पावर -3 तो X माइनस होना चाहिए था M प्लस 10 की पावर -3, क्योंकि जब ये 1 मोल खुलेगा तो ये 1 मोल ईच बनेंगे। तो अगर ये 10 की सॉल्युबिलिटी बढ़ के 10 की पावर -3 हुई है तो वो दोनों के लिए हुई है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ऐसे KSP तो बदलता नहीं है कि अभी KSP चेंज हो, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा 2s टू मेंटेन KSP। तो ये जो X माइनस है ये घट करके डिक्रीज्ड टू कितना रह गया, 10 की पावर -5। अब देखो प्रोडक्ट 10 की पावर -3 और 10 की पावर -5 का प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 10 की पावर -8। इस पॉइंट को मैं फिर से दोहराती हूँ, इसके बहुत ही अजीब सॉल्यूशंस कई बार यूट्यूब पे या दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से करना है। बहुत ही ज़्यादा इसका सिंपल और क्विक मेथड में दे रही हूँ। सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, पूरी चीज़ आपके IQ लेवल से, आपके लॉजिक से सॉल्व हो रही है। ठीक है, लंबे लंबे सॉल्यूशंस नहीं है, आप लॉजिक लगाओगे आपको बहुत जल्दी और बहुत कम लिखने पर ही चीज समझ में आ जाएगी। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे लगे। तो MX को M प्लस और X माइनस में अपन ने ब्रेक किया तो देखो जब pH इंक्रीज हुआ, pH जो है वो pH डिक्रीज हुआ,
क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच डिक्रीज होता है। तो पीएच जब 7 से घट करके कितना हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। इसका मतलब आपने H+ ऐड किया होगा, जब भी तो एसिडिक हुआ होगा। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो सॉल्बिलिटी है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ हुई। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁻³ का जो ट्रांजिशन आया है वो मोर mx के डिसोसिएशन से आया है। मतलब आपने एसिडिक कंडीशंस के अंदर ये इंश्योर किया कि mx और ज्यादा खुल जाए। ऐसा कुछ हुआ है कि mx और ज्यादा खुल गया, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और ज्यादा खुलेगा तो बराबर ही तो खुलेगा, अनइक्वल तो खुलेगा नहीं। तो बराबर खुलने के बाद, अब बराबर खुलने से ऐसा लगता है जैसे Ksp घट जाएगा, बट Ksp तो कांस्टेंट है। तो अगर वो बराबर खुला है m प्लस, तो x माइनस was also supposed to be 10⁻⁻3, but as per the value of Ksp it should be 10⁻⁻5, तभी Ksp मेंटेन रहेगा। इसका मतलब x निकला तो सही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो आपका x माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। 10⁻⁻3 से डिक्रीज होकर के कितना हो गया, 10⁻⁻5 हो गया। अब अगर आप 10⁻⁻3 से 10⁻⁻5 को कंपेयर करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब आपका जो x माइनस था वो पूरा ही पीछे चला गया। 10⁻⁻3 और 10⁻⁻5 में पूरे 100 का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे 100x माइनस और रिलीज हुए होंगे तो उसमें से पूरे ही पीछे चले होंगे, तभी भी तो 10⁻⁻3 से वो 10⁻⁻5 पे चला गया। कितना डिक्रीज हो गया, 1/100 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका मतलब तो x माइनस पीछे जा रहा है। अब मैं HA की डिसोसिएशन लिखूंगी, तो HA की डिसोसिएशन क्या है, H+ और A- में वो टूटेगा, ठीक है। अब अगर x माइनस जो है HX है, ये एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। अब अगर x माइनस पीछे जा रहा है, अगर x माइनस पीछे जा रहा है, पूरा ही पीछे जा रहा है, और पूरा पीछे जाके x माइनस क्या बनाएगा, क्योंकि आपने तो pH इंक्रीज करी है ना, आपने pH बढ़ा के 2 करी है, तो इसमें H+ आयंस आपने छोड़े हैं। इसका मतलब वो H+ आयन से कंबाइन करके पीछे पूरा ही चला गया। तो कितना था, 10⁻⁻3। तो HX कितना बनेगा, 10⁻⁻3। ये मैं कहां से लाई 10⁻⁻3, यहां से लाई, क्योंकि मेरे हिसाब से x माइनस को 10⁻⁻3 होना चाहिए था, बट वो किसी प्रोसेस के दौरान बहुत कम हो गया, यानी कि पूरा ये पीछे चला गया। तो इक्विलिब्रियम क्योंकि पीछे शिफ्ट हुआ है, और कंप्लीटली मैं कहूंगी कि पीछे शिफ्ट हुआ है, तो 10⁻⁻3 HX हमारा निकल करके आया। H+ कितना है, 10⁻⁻2, ठीक है। H+ कितना 10⁻⁻2 है। x माइनस कितना है, 10⁻�5 है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत ही लॉजिक से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हमसे बोल रहा है pKa कितना होगा, तो pKa कितना होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HX की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 10⁻⁻2 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻3, विच मीन्स 10⁻⁻4। ये अपना Ka है, pKa नहीं है, Ka है। pKa तो हम अब निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये Ka आया है, तो pKa क्या होगा, pKa क्या होगा, pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना प्यारा सॉल्यूशन है, इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, मेजरली मुझे बोलना पड़ा कि मैं बस आपको ये मतलब आपसे थॉट प्रोसेस आपका मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार ये चीज़ें बहुत बहुत नेचुरल हैं, इसमें लंबे लंबे सॉल्यूशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करूँगी यूनिवर्सल पास। यूनिवर्सल पास वो चाबी है जो कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो आपको IITian बना के छोड़ेगी, है ना। IIT के गेट की वो चाबी है जो आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तभी वो ताला आप खोल पाओगे, ठीक है। अब ये कैसे है, आपको प्रॉपर लर्निंग, रिवीजन और टेस्ट, सारे जो बैचेस हमारे अमेजिंग बैचेस होते हैं हम लोगों के, बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं हर बैच पे, बच्चों पे पर्सनल, बच्चों को अटेंशन देना, प्रॉपर स्टडी मटेरियल देना, हर एक सवाल का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करना। वी इंश्योर 100% ब्यूटिफुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि आपके जेई की प्रिपरेशन को जस्टिफाई करेगा, वो हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपका टारगेट ईयर या उससे रिलेटेड आपका लर्निंग का बैच मिलेगा आपको, फिर रिवीजन के जो भी आपके बैचेस फर्स्ट अटेम्प्ट के, सेकंड अटेम्प्ट के आपके टारगेट ईयर में आते जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जेई मेंस का, तो बैच रिवीजन का एक बैच लॉन्च होगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट आएगा, फिर से रिवीजन का बैच लॉन्च होगा, एडवांस का साथ साथ चलेगा पैरेलली, हर जो बैचेस आएंगे और टेस्ट चलेंगे,
सबकी एक्सेस मिलेगी, कोई सिरदर्दी नहीं है। तो यूनिवर्सल पास तो भाई द बेस्ट चीज है अगर आप ले तो, ठीक है। लेकिन आप कहीं नहीं मैम हम तो ड्रॉपर है सपोज, या हम 11th में आए, हमें तो सिर्फ आपसे एक बार ही 11th पढ़ के देखनी है पूरी, हम बाद में डिसीजन करेंगे। या हम 12th में आए, हमें तो सिर्फ प्रोडिजी का पार्ट बनना है और हमको सपोज यूनिवर्सल पास नहीं, जो क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी वो बता देती हूँ मैं तुमको। सपोज करो आप प्रोडिजी का पार्ट बनते हैं, यूनिवर्सल पास नहीं लेते, तो प्रोडिजी का पार्ट बनेंगे तो यहाँ देखिए प्रोडिजी का पार्ट बन जाएंगे, आपको ये लर्निंग बैच मिल जाएगा। प्रोडिजी बैच में क्या खास बात है, आपकी लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आपके पोल्स लीडरबोर्ड ऑप्शन, आपको ये बहुत मजे आएंगे क्लास में, मतलब हम सवाल पूछेंगे, आपको ये भी पता लगेगा कि कितने % बच्चों ने सही जवाब दिया, ये पता लगना बहुत जरूरी होता है। और ये क्लास के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। सपोज करो आपने एक ऐसा क्वेश्चन गलत कर दिया जो क्लास के 70% बच्चों ने सही कर दिया, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट को भी और ज्यादा बूस्ट अप करेंगे। फिर आपकी टेस्ट सीरीज, फिर आपकी डीपीपीज, ठीक है, डीपीपीज दी जाएंगे आपको, हर सवाल डीपीपी के हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। रेगुलर आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे, डाउट फोरम होगा जिस पर आप अपने फिर भी कोई डाउट्स आए, वो तो इसके बाद डाउट्स आते नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो आप डाउट फोरम पे लिख सकते हो। तो इन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। और क्या चीज आपको नहीं मिलेगी, अगर हम प्रोडिजी में आप आ गए, प्रोडिजी में अपना पूरा बैच ले लिया, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके बाद जीवन लॉन्च किया, ग्रेविटी लॉन्च किया, हमने फिनाले एक्स लॉन्च किया, तो यहाँ पे इनकी एक्सेस आपको फिर से बैच परचेज करने पड़ेंगे। छोटे छोटे हालांकि होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि आपने तो सिर्फ प्रोडिजी लिया था। तो प्रोडिजी अपने आप में खुद को पूरा जस्टिफाई करेगा, लेकिन उसके बाद जो रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैचेस होते हैं वो आपको दोबारा से परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सल पास है तो आप टिल योर एडवांस की एग्जाम डेट सारा आपको बैचेस का एक्सेस मिलता चला जाएगा, जो कि एज पर टाइमलाइन हमारे बैचेस जो हैं वो शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो विद दैट आई वुड ask for the leave and see you all in the next video.